ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। कहाँ का लग रहा है? केरल, बंगाल? नहीं, ये है मुंबई से सटा दहानू। और ये कोई लोकल विरोध नहीं लग रहा, क्योंकि इसके साथ जो नाम जुड़ा है वो तो यहाँ के है ही नहीं। आज हम फॉलो करेंगे इस विरोध का पैसा, इसकी अगुवाई और इसके पीछे खड़ा इकोसिस्टम, और बात करेंगे कि कैसे फॉरेन कंपनीज और एनजीओज एग्जिट फंडिंग के नाम पर भारत के विकास और आत्मनिर्भरता पर हमला कर रही हैं। 19 जनवरी को दहानू से एक लॉन्ग मार्च निकलता है जो 20 जनवरी को पालघर कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। कहा जाता है कि ये किसानों का है, आदिवासियों का है, मछुआरों का है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन चल रहा है, सवाल ये है कि किसके निर्देशन पर चल रहा है। चारोटी नाका से मार्च निकलता है, NH-48 रुक जाती है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे जाम, हजारों लोग फंस जाते हैं। और फिर वही सवाल, जन आंदोलन हमेशा इतना परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड टाइम्ड क्यों होता है? इस आंदोलन के पीछे CPIM है, द ऑल इंडिया किसान सभा है, CITU है और AIDW है। ये अलग अलग संगठन नहीं है, ये एक ही विचारधारा की अलग अलग शाखाएं हैं। किसान का चेहरा, मजदूर की आवाज, महिला का सवाल, लेकिन कमांड सेंटर केवल एक। अब जरा देखिए इनकी मांग क्या है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन, पेसा एक्ट का सख्त पालन। सुनने में तो सब एकदम ठीक लगता है, लेकिन इसी सूची में अचानक दौड़ दिया जाता है वधावन और मुरबे पोर्ट को रद्द करने की मांग। यहीं से फिर सवाल खड़ा होता है। फॉरेस्ट राइट्स और पेसा कानूनी अधिकारों के मुद्दे हैं, लेकिन पोर्ट तो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। दोनों को एक ही लाइन से जोड़ देना संयोग तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये नैरेटिव इंजीनियरिंग है दोस्तों। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने की मांग, मनरेगा के नाम पर दबाव, नए लेबर कोड्स वापस लेने की मांग, यानी किसान, मजदूर, आदिवासी और बीच में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सीधा वार। सवाल मांगों की वैधता का नहीं है, सवाल ये है कि इतनी अलग थलग मांगे एक ही मार्च में और एक ही दिशा में क्यों और कैसे? और सबसे अहम सवाल, अगर लड़ाई सच में अधिकारों की है तो निशाने पर बार बार वही प्रोजेक्ट्स क्यों आते हैं जो भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं? वधावन पोर्ट को जानबूझकर प्रॉब्लमेटिक दिखाया जा रहा है। कहा जाता है कि ये रोजगार छीनेगा, मछुआरों की जिंदगी तबाह करेगा, पर्यावरण बर्बाद करेगा, लेकिन जो नहीं बताया जाता वो ये है कि वधावन पोर्ट कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से गुजरा है, स्टैट्यूटरी क्लियरेंस से गुजरा है और दहानू जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड नियमों के तहत इंस्पेक्ट और स्क्रूटिनाइज हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक एक दिन सरकार को ब्रेन वेव आ गई और उसने उसी दिन पोर्ट संबंधी सारे फैसले ले लिए, सारे क्लियरेंसेस हाजिर कर दिए। और कंप्लीशन के बाद इस पोर्ट और इसके इकोसिस्टम से करीब 12 लाख रोजगार पैदा होंगे। 12 लाख क्या कोई छोटा आंकड़ा है दोस्तों? फिर भी नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है मानो किसी बंद कमरे में बैठकर हजारों लोगों की रोजी रोटी बेच दी गई हो। पर ऐसा ही बार बार बोलकर लोकल चिंता की भाषा में विकास को विनाश बताया जाने लगता है, और यही लोकल मुद्दा लोकल नहीं रहता। जरा ध्यान दीजिए विरोध की भाषा कितनी तेजी से जिला पार करती है। मछुआरों की चिंता, और उस चिंता वाली बात पहले राष्ट्रीय मंचों तक जाती है और वहां से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक, और यहीं पर नाम सामने आता है ICSF और वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल्स। नेशनल फिशर वर्कर्स फोरम यानी NFF इसी वर्ल्ड फोरम का सदस्य है। मतलब साफ है, जो मुद्दा लोकल बताया जाता है उसकी फ्रेमिंग ग्लोबल नेटवर्क में तय होती है। ICSF एक ट्रस्ट है और इसकी फंडिंग स्थानीय नहीं है। स्वीट बाई और ओक फाउंडेशन जैसे यूरोपियन एजेंसीज इस इकोसिस्टम में दिखती हैं। अब सवाल किसी की नीयत का नहीं है, सवाल बस इतना है कि जब लोकल लाइवलीहुड की भाषा यूरोपीय फंडिंग ब्रीफ जैसी लगने लगे तो उसे सिर्फ लोकल कहना किस हद तक जायज होगा। अब जरा इस पूरे विरोध के पीछे चल रहे पैसे के तंत्र को एक साथ देखिए। ICSF और इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क्स लोकल चंदे से नहीं बल्कि ओक फाउंडेशन और स्वीट बायो जैसे वेस्टर्न फंडर्स की मल्टी ईयर मल्टी कंट्री ग्रांट से चलते हैं, जिनकी राशि आमतौर पर लाखों से लेकर कई मिलियन डॉलर्स यानी कि 5 रुपए से लेकर
25 करोड़ रुपए की फंडिंग बैंड्स में होती है। ओक फाउंडेशन का पैसा उस कारोबारी इकोसिस्टम से निकलता है जो हांगकांग और सिंगापुर जैसे एस्टैब्लिश्ड मैरीटाइम हब से बना है, जबकि स्वीट बायो जैसे स्वीडन सरकार की डेवलपमेंटल फंडिंग का हिस्सा है। दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इन्हीं फॉरेन फाउंडेशंस ने भारत में एग्जिट ग्रांट्स देने शुरू किए, यानी डायरेक्ट फंडिंग प्रेजेंस समेटने से पहले आखिरी बार बड़ी रकम ट्रांसफर करना। और ठीक उसी दौर में फॉरेन फंडिंग और सरकारी स्क्रूटनी, ऑडिट्स और रेगुलेटरी रिव्यूज तेज हुए। अब ये संयोग है या रणनीति, ये खुला सवाल है, लेकिन तथ्य यह है कि एग्जिट फेज के साथ ही जमीन पर मोबिलाइजेशन अचानक तेज होती दिखती है। लॉन्ग मार्च, कानूनी दबाव, हाईवे जाम और इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्डिंग एक साथ। सवाल इलीगल फंडिंग का आरोप लगाने का नहीं है, सवाल ट्रांसपेरेंसी और परिणाम का है। क्योंकि जब इतना बड़ा विदेशी पैसा एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स की भाषा में भारतीय कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सक्रिय होता है और उसी समय वदावन जैसे पोर्ट्स रुकते हैं, तो फायदा उन ट्रांसशिपमेंट हब्स को मिलता है जैसे चाइना एडमिनिस्ट्रेटेड कोलंबो पोर्ट, जिन पर आज भारत को हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का बोझ उठाना पड़ता है। और यही वो पॉइंट है जहां ये विरोध सिर्फ लोकल नहीं रहता, बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर और स्ट्रेटेजिक लेवरेज का रूप लेने लगता है। और यहीं से कहानी सिर्फ संगठनों की नहीं रह जाती, नामों तक पहुंचती है। INTACH, जिसे आमतौर पर हेरिटेज और कंजर्वेशन से जोड़ा जाता है, यहाँ सवाल INTACH राष्ट्रीय संस्था का नहीं है। सवाल है कि जो ये संस्था है, इसके दहानू चैप्टर की स्थानीय भूमिका क्या है। क्योंकि जब अप्रूवल देने वाला इकोसिस्टम और विरोध का प्रेशर बनाने वाला इकोसिस्टम एक ही इलाके में ओवरलैप करने लगे, तो एक्टिविज्म नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस का सवाल खड़ा होता है। पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है एक नाम पर, और वो नाम है ब्रायन लोबो। ब्रायन लोबो कोई आम सामाजिक एक्टिविस्ट नहीं है, वे दहानू तालुका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी DTEPA के सदस्य है। याद रखिए, DTEPA कोई NGO नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी एक वैधानिक संस्था है। यानी वह संस्था जो दहानू जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण से जुड़े फैसलों की निगरानी करती है। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्योंकि यही नाम एक और जगह पर दिखाई देता है, काश्तकारी संगठन। काश्तकारी संगठन खुद को किसानों, आदिवासियों और मजदूरों का प्रतिनिधि बताता है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ श्रमिक आंदोलन तक सीमित नहीं रही। ये संगठन लंबे समय से मिशनरी लिंक्ड सोशल एक्टिविस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा माना जाता रहा है। दुख की बात तो यह है कि पालघर में लोगों का इन्फ्लुएंस इतना है कि लोग अब राज्य पर भरोसा ही नहीं करते। कोरोना के समय दहानू पालघर ने वैक्सीन के प्रति इतनी रेजिस्टेंस देखी कि क्या बताए। 40 वर्षों का रिश्ता ऐसा है कि आदिवासी क्षेत्र लगभग पूरी तरह से कम्युनिस्ट हो चुका है, आदिवासी कन्वर्ट हो चुके हैं। खैर, वह दूसरे वीडियो का मुद्दा है। मुद्दे पर वापस आते हैं। दहानू पालघर में लोबो जैसे व्यक्तियों द्वारा एक ऐसा मॉडल डेवलप किया गया जिसमें विकास को खतरा, राज्य को दमनकारी और संस्थाओं को अविश्वसनीय दिखाया जाता है। और जब जरा इस ऊपर बात करते हैं कि एक ही व्यक्ति एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड रेगुलेटर है और दूसरी तरफ ऐसे इकोसिस्टम का हिस्सा है जो उसी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के खिलाफ मोबिलाइजेशन करता रहा है, तो क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या हेडलाइन नहीं बननी चाहिए? और जब इस कड़ी को पहले से मौजूद नेटवर्क से जोड़ते हैं तो INTACH का दहानू चैप्टर, ICSF और उसका यूरोपियन फंडिंग इकोसिस्टम, वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल्स, NFF, CPIM के ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजिकल मशीनरी और उससे बनती तस्वीर और साफ होती जाती है। यह अब केवल पालघर या दहानू की कहानी नहीं रह जाती। यहीं से एक और बड़ा सवाल सामने आता है, भारत आज वदावन जैसे पोर्ट क्यों बना रहा है? क्योंकि दुनिया की सप्लाई चेन्स बदल रही हैं, क्योंकि भारत चाइना सेंट्रल लॉजिस्टिक्स से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी केवल भाषणों से नहीं, पोर्ट्स, कॉरिडोर्स और कनेक्टिविटी से बनती है। और इतिहास गवाह है, जब जब भारत अपनी रणनीतिक क्षमता बढ़ाता है, कुछ आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम असहज हो जाते हैं। CPIM और चाइना का रिश्ता कोई नया विषय नहीं है। 1962 से लेकर आज तक अलाइनमेंट बदली हो सकती है, रिफ्लेक्स नहीं बदला। इसलिए सवाल ये नहीं है कि विरोध क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि ये केवल संयोग है कि विरोध का समय, विरोध की भाषा और विरोध का नैरेटिव भारत की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के ठीक सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। संयोग नहीं है, और अगर संयोग नहीं है तो ऐसा किसके कहने पर हो रहा है? यहाँ सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है कि कुछ भी संयोग नहीं लगता। आप खुद ही सोचिए ना कि कांग्रेस चीन के साथ MOU साइन कर लेती है, कम्युनिस्ट के रिश्ते तो पुराने हैं, फंडिंग यूरोप से आ जाती है। इसलिए ये देखना जरूरी है कि ये लड़ाई किसान बनाम सरकार की नहीं है, मछुआरों बनाम विकास की नहीं है। ये लड़ाई है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाम उस इकोसिस्टम की जिसे भारत का आत्मनिर्भर होना असहज करता है।
उद्धावन पोर्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक संकेत है और शायद यही वजह है कि इसके खिलाफ उठने वाली आवाजें स्थानीय कम और ग्लोबल ज़्यादा सुनाई देती हैं।